Today we are going to see about our topic, which is mechanical properties of फ्लूइड। तो जो आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हम लोग, उसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ये आपके क्लास 12 के सेकंड चैप्टर में आता है, जो कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बुक छापी गई है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तो फ्लूइड हमारा क्या होता है? सबसे पहले हमको समझना है कि फ्लूइड होता क्या है। तो जो चीज़ फ्लो हो सकती है, जो चीज़ फ्लो हो सकती है वो हमारा क्या होता है? हमारा फ्लूइड होता है। तो फ्लूइड में दो चीज़ें आती है। जो हमारा फ्लूइड होता है उसमें दो चीज़ें आती है। एक तो होता है हम लोग का लिक्विड, और उसके बाद होता है हमारा गैस। मतलब कि लिक्विड भी फ्लो होता है और गैस भी फ्लो होता है। तो विच थिंग्स कैन बी फ्लो, दे आर फ्लूइड। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग ज़्यादातर करके पढ़ने वाले हैं लिक्विड के बारे में, सिर्फ लिक्विड के बारे में। क्योंकि आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। आपने जब ये चैप्टर पढ़ा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, तो आपने उस चैप्टर में सॉलिड की सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी, लाइक यंग्स मॉडुलस, शियर स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, फिर उसके बाद में आपका ये के का वैल्यू, बल्क मॉडुलस, जो भी उसके थे, आपने वो सारी चीज़ें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में पढ़ ली थी। तो आप जो पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तो इसमें आप सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जब आपका चैप्टर आएगा एक थर्मोडाइनमिक्स करके, क्या आएगा? थर्मोडाइनमिक्स। और उसके बाद ये चैप्टर आपका केम में भी है, और फिजिक्स में इसका नाम होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्या नाम होता है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो आप गैस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हो। इस मीन्स जिस प्रकार ये तीनों टॉपिक दिए गए हैं, उसी प्रकार आप तीनों चीज़ के बारे में पढ़ते हो। सॉलिड में आप अगर सॉलिड को पढ़ना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, और अगर लिक्विड के बारे में पढ़ना है तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, और अगर गैस के बारे में पढ़ना है तो थर्मोडायनामिक्स या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बस। ओके, तो फ्लूइड को हम लोग चालू करते हैं। फ्लूइड में हमारा क्या आता है? जो हमारा फ्लूइड होता है, फ्लूइड में आता है एक तो हमारा स्टैटिक, उसके बाद आता है हमारा डायनामिक्स, उसके बाद हमारा क्या आता है? डायनामिक्स आता है, जो सबसे मेन होता है। तो स्टैटिक पार्ट हम लोग आज देखने वाले हैं, जिसमें सिर्फ बातें होगी प्रेशर के ऊपर। किसके ऊपर होगी? प्रेशर के ऊपर। उसके बाद हम लोग देखेंगे डायनामिक्स पार्ट को। तो चलिए देखिए कि स्टैटिक पार्ट होता क्या है। स्टैटिक पार्ट वो होता है, मान लीजिए कि मैंने एक बीकर लिया हुआ है और जिसमें एक सर्टन हाइट तक मैंने वाटर लेवल भर के रखा हुआ है। मैंने एक सर्टन हाइट तक एक वाटर लेवल भर के हुआ है। अब ये पानी मेरा क्या है? पानी मेरा स्टॉप है, यानी कि एट रेस्ट पोजीशन पे। इसकी वेलोसिटी जो है 0 है। पानी मेरा कहीं मूव नहीं कर रहा है। अगर कहीं ऐसा कंडीशन दिखे, मतलब वो मेरा जो पूरा बीकर है, मीन्स वो जो मेरा कंडीशन है फ्लूइड का, वो किस में आता है? स्टैटिक फ्लूइड में आता है। पूरे फिजिक्स में जहाँ पे भी आपको स्टैटिक पार्ट दिखे, जैसे कि एक चैप्टर आपने अभी पढ़ा होगा अपने 11th में, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जो स्टैटिक है और ये जो इलेक्ट्रो, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन अगर एट रेस्ट पे है, अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, तो उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है अगर इलेक्ट्रॉन मेरा रुका हुआ है। उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन मेरा एट रेस्ट पे है तो वो मेरा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। बट जब मेरा इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जब उसके पास कुछ v की वैल्यू आती है, लाइक समथिंग k कांस्टेंट मीटर पर सेकेंड, तो वो चैप्टर नाम बदल के हमारा पड़ जाता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्या पड़ जाता है उसका नाम? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। जहाँ पे डायनामिक्स आता है वहाँ पे अपने आप हर चीज़ें मोशन में होती है, कोई भी चीज़ वहाँ पे रेस्ट में नहीं होती। समझ गए? जहाँ पे स्टैटिक मतलब वहाँ पे रेस्ट, चीज़ रुका हुआ है, और जहाँ पे डायनामिक्स मतलब चीज़ मेरी मूव कर रही है। ओके, तो लेट्स सी, हम लोग अपना स्टैटिक पार्ट कंटिन्यू करते हैं यहाँ से अच्छे से। देखिए स्टैटिक, अब स्टैटिक में मेरा क्या आएगा? मान लीजिए स्टैटिक में मैंने अगर बोला कि व्हाट इज प्रेशर, तो आप सबके ख्याल में क्या आएगा? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। गलत, ये बिल्कुल गलत फॉर्मूला है। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया बिल्कुल भी नहीं होता। प्रेशर होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। अब ये जो मेरा फोर्स लगा हुआ है 90 डिग्री पे क्यों लगा है? क्योंकि आपने क्लास 11 में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में एक स्ट्रेस का फॉर्मूला पढ़ा होगा। स्ट्रेस का फॉर्मूला भी फोर्स अपॉन एरिया था। स्ट्रेस का फॉर्मूला भी क्या था? फोर्स अपॉन एरिया था। तो मैं क्या इनके फॉर्मूला को देख के बोल सकता हूँ कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू द प्रेशर।
स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर में बोल सकता हो क्या? बिल्कुल भी नहीं, स्ट्रेस फोर्स के बराबर नहीं होता। यहाँ पे जो फोर्स लगता है ये परपेंडिकुलर नहीं होती है, लेकिन प्रेशर में जो फोर्स लगता है वो 90 डिग्री पे ही बनती है। ओके, अब प्रेशर मतलब कि लाइक यहाँ पे मेरा कोई एक ऑब्जेक्ट है, लाइक बॉल है, मेरे को इसके ऊपर ना प्रेशर बनाना है, तो मैं प्रेशर बनाने के लिए केवल सिर्फ एक साइड से ही फोर्स लगा सकता हूँ, वो फोर्स मैं किसी भी साइड से लगाऊँ। बट मान लीजिए कि यहाँ पे एक बॉक्स है और मैंने आपको बोला कि आपको इसके ऊपर प्रेशर बनाना है, तो आप अपने एक फिंगर से इसके एक ही पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करोगे। बट अगर मैंने आपको बोला कि आपको एक रबर बॉल दी है और आपको उसके ऊपर स्ट्रेस लगाना है, तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस जो होता है वो हर साइड से लगता है, मतलब ईच एंड एवरी साइड से स्ट्रेस लगता है। तो स्ट्रेस का ऐसा कोई एंगल बताया नहीं गया कि स्ट्रेस को इसी एंगल में लगना चाहिए उस सरफेस के रिस्पेक्ट में, समझे? इसलिए स्ट्रेस और प्रेशर इक्वल नहीं होते कभी। स्ट्रेस में जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो प्रेशर में फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी, मतलब वो 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। तो आई थिंक आपको प्रेशर और स्ट्रेस के बीच का जो डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग जाते हैं कि प्रेशर बॉटम लेवल पे कैसे क्रिएट होता है लिक्विड में, लिक्विड प्रेशर में। देखिए, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मेरे पास एक बीकर दिया हुआ है, ये हम लोग अभी वर्टिकल सेक्शन का ले रहे हैं, इसके बाद हम लोग हॉरिजॉन्टल सेक्शन का लेंगे। तो वर्टिकल सेक्शन में मेरा क्या होगा कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक सर्टन लेवल तक पानी भर के रखा है, ये मेरा पानी का हो गया बीकर। पानी भरने के बाद यहाँ पे जो मेरा है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है P0, और मैंने बोला कि यहाँ पे जो बिंदु है, यहाँ पे जो पॉइंट है, लेट अस चेंज द कलर, यहाँ पे जो पॉइंट है मेरे को इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर निकालना है, मेरे को इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर निकालना है। तो यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और यहाँ पे जो नीचे प्रेशर P है, और ये जो वाटर लेवल है यहाँ से कितना हाइट ऊपर है, H हाइट ऊपर है, और वाटर का डेंसिटी क्या है मेरा, रो है। तो इतनी सारी चीज़ें मेरे पास है, इतनी सारी चीज़ें क्या है मेरे पास दी हुई है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसका पता करना है कि इसके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है। आपको एक बात पता होगी, जैसे जैसे आप पानी के नीचे जाते हो, मीन्स जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे पानी का जो प्रेशर होता है वो बढ़ता जाता है। मीन्स अगर हाइट बढ़ेगी तो पानी के अंदर जो ऑब्जेक्ट है या जो ह्यूमन है उसके ऊपर भी क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा और प्रेशर बढ़ने लगेगा। इसलिए हम यहाँ से ये बोल सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। और अगर आप यहाँ से अगर निकालना चाहो तो यहाँ पे कांस्टेंट के आता है, यहाँ पे एच लग जाता है, तो ये कांस्टेंट के की वैल्यू आती है रो जी। इस कांस्टेंट के की वैल्यू क्या आती है, रो जी आती है। तो ये तो हमको कॉमन सेंस से मिल गया, बट हमको ये फॉर्मूला डिराइव करना है कि ये जो रो जी है ये कांस्टेंट रो जी क्यों आता है, दूसरा कोई कांस्टेंट क्यों नहीं आता है। तो हमने क्या किया, हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर यहाँ पे अज्यूम किया। हमने क्या किया, एक इमेजिनरी सिलेंडर यहाँ पे अज्यूम किया। अब सिलेंडर को बाहर निकाल दो, अब सिलेंडर को क्या करो, बाहर निकाल लो। तो इस सिलेंडर को हमने बाहर निकाल लिया। ये सिलेंडर में क्या है, अभी पानी भरा हुआ है। ओके, वाइट कलर ले लेते हैं। तो इसमें क्या है, अभी पानी भरा हुआ है। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इस पॉइंट के ऊपर है, और ये हाइट h है और इसका डेंसिटी रो है, और यहाँ पे प्रेशर P लग रहा है। ओके, तो ये देखिए, अब यहाँ पे मैं बोलूँ अगर इक्विलिब्रियम की मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ। अगर ये मेरा वाटर एट रेस्ट पे है, अगर ये मेरा वाटर एट रेस्ट पे है, जो ये मेरा वाटर है, और अगर इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब मेरा वाटर क्या है, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, मीन्स वो एक ही जगह पे रुका हुआ है, मतलब उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो इक्विलिब्रियम में, और जो मेरा नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, जो मेरा नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, मेरा जीरो होगा। और इसके ऊपर जो नेट एक्सलरेशन है वो भी क्या होगा, जीरो होगा। तो प्रेशर क्या होता है मेरा, प्रेशर होता है मेरा फोर्स अपॉन एरिया। ये फोर्स जो मेरा है वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, उसको ध्यान में रखना। मैं इसको केवल एफ ही लिखने वाला हूँ। तो एफ मेरे को क्या मिल जाता है, P इंटू ए मिल जाता है। तो यहाँ पे जो मेरा फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो मेरा क्या लग रहा होगा, P0A, मीन्स यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होगा, P A के बराबर होगा, क्योंकि ये P और इसका एरिया ये
प्लस इसका जो टोटल वेट